हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस तक पूरा कवर कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर कंटीन्यूअस तक पूरा कवर हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें अगर इस तरह के वाक्य आते हैं तो उसको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला बात क्या है, हमें क्या सीखना होता है, पहचान कि टेंस तीन तरह के होते हैं, तीनों के चार चार रूप होते हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं। तो 12 को हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है, कौन सा रूल हमें लगाना है। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसकी पहचान करना। तो कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य कोई पद्यांश कोई गद्यांश लिखा होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कि फ्यूचर में काम हो चुका होगा, लिया होगा, गया होगा, कर दिया होगा, ये सारा कुछ क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हर टेंस के पांच तरह से वाक्य बन सकते हैं, 5 टाइप के सेंटेंसेज बनते हैं। तो आइए देखते हैं पांचों टाइप के सेंटेंसेज अगर इसमें बन रहे हैं तो इसके पांचों टाइप के जो सेंटेंसेज हैं इसको हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से इन पांचों सेंटेंसेज को ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले टाइप का वाक्य आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य यानी कि जिसमें ना नहीं लगा हो, ना ही क्वेश्चन पूछा गया हो, सिंपली केवल कोई बात हो तो उसको बता दी गई हो, तो वो कहलाता है आपका साधारण वाक्य। फॉर एग्जांपल, घोड़ा मैदान में घास चर चुका है, घास खा चुका है, दोनों लिख सकते हैं। तो ये सिंपल है, ना इसमें नहीं लगा है, ना इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो केवल ये सिंपली बात बता दिया जाए तो वो कहलाता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता, जो काम को कर रहा हो। इसके बाद आपको बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो बिल, अदरवाइज सेल। इसके बाद आपको हैव लिखना होता है, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, जो काम हो रहा है उसका तीसरा रूप, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिख करके एक्स्ट्रा कुछ बचा हुआ है तो उसको लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि घोड़ा मैदान में घास चर चुका होगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता मतलब जिसने काम को किया। यहां पर चरने वाला काम वो किसने किया, घोड़े ने। तो घोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हॉर्स, लिख देंगे इसी तरह से। इसके बाद आपको बिल या सेल किसी एक को लिखना है। हॉर्स अकेले हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बिल। इसके बाद आपको हैव लिखना है, लिख दिया गया। इसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। मुख्य क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, यहाँ चरने वाला। चरने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रेज, और थर्ड रूप है इसका ग्रेज्ड। हॉर्स विल हैव ग्रेज्ड, घोड़ा चर चुका होगा क्या। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है क्या, ग्रास। इसके बाद कुछ बचा हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा में लिख देंगे, क्या बचा हुआ है, मैदान में, इन द फील्ड। तो इस तरह से आपको चेंज करना है साधारण वाक्य में। अगर यही चीज नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस दूसरा वाक्य है नकारात्मक, यानी कि इसमें नहीं लगा के बात किया जा सकता है। नहीं मतलब जिसको नकारा जाए, जैसे कि घोड़ा मैदान में घास नहीं चर चुका होगा, यानी कि जो घास है उसको नहीं चर चुका होगा। तो नहीं लग जाता है तो क्या चेंज हो जाता है, सब कुछ सेम है, केवल ये चेंज हो जाता है क्या, बिल या सेल के बाद लग जाता है क्या आपका नॉट। बिल सेल यहां है, यहां बीच में लग जाएगा क्या, नॉट। हॉर्स विल नॉट हैव ग्रेज्ड ग्रास इन द फील्ड। सब कुछ सेम टू सेम रहता है, बस खाली क्या चेंज हो जाता है, यहाँ नॉट लग जाता है और पहले वाले में नॉट नहीं रहता है। सिंपल नहीं केवल लगता है और उसी की वजह से यहाँ नॉट लग जाता है। अब तीसरा वाक्य होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछ लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्रश्न पूछ लिया गया यहाँ, क्या घोड़ा मैदान में घास खा चुका होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे पहले वाले में ये था, तो ये बिल और सेल को उठा करके सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम। देखो बिल सेल यहां लिख दिया गया, बाकी ये वाला वाक्य है, सब बिल सेल इधर लिख दिया गया, सब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब कुछ सेम। केवल क्या किया गया, इस बिल को उठा करके आपको यहां लिख देना है।
प्रश्नवाचक को जो शब्द है क्या इसकी जगह पे लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब बिल। तो यही क्या हुआ, यहां से उठ करके यहां चला आया। सिंपल सा बस चेंज करना रहेगा। आपका इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो अफर्मेटिव हो, सब कुछ सिंपल सा चेंज होता है, सेम फंडा है, बस थोड़ा सा इधर उधर करना है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली समझ में आने लगेगा। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाए नहीं भी किया जाए, यानी कि नकारात्मक रूप में प्रश्न पूछा जाए। जैसे कि क्या घोड़ा मैदान में घास नहीं चर चुका है, प्रश्न भी पूछा गया, नकारात्मक रूप में पूछा गया, तो प्रश्न भी और नहीं भी दोनों लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, प्रश्न तो लगा हुआ है सब, तो यहां क्या लगा देना है, केवल नॉट। ये बिल तो पहले प्रश्नवाचक में ही है, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, बस बाकी सब कुछ सेम। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है यदि क्वेश्चन वाला जो वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य के बीच में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे कि घोड़ा मैदान में घास क्यों चर चुका है। क्वेश्चन वाला वर्ड क्या हो गया, बीच में आ गया। तो अगर इस तरह से आता है कोई आपको, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन वर्ड, उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देनी है। क्यों लिखा हुआ है, क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, व्हाई। इसके बाद आपको बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक को लिखना, अकेले है बिल। इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिख देना है, हॉर्स। इसके बाद हैव लिखना है, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ग्रेज। इसके बाद की ऑब्जेक्ट ग्रास, और जो बची हुई बातें हैं इन द फील्ड। तो इस तरह से आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके आंसर दिए जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाकर के चैनल को विजिट जरूर करना। अगर आप क्लास 9th या 10th में तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।